हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आज फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में। आज मैं लेकर हाजिर हूं जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, ये पढ़ाया था आपको वर्णमाला के कुछ प्रश्नों के साथ। चलिए देखिए, आज प्रश्नों की वीडियो है भाई, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित अध्यायावर प्रश्न कोश। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? नहीं है यानी कि ये देखिए, बड़ा आ है, बड़ा ई है, बड़ा ऊ है, ये हैं यानी कि ये नहीं होंगे, और ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? क्या हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, मैंने आपको बताया था। एक का नाम स्वर और दूसरे का नाम है व्यंजन। एक का नाम क्या है? स्वर, एक का नाम व्यंजन। तो कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती हैं ध्वनियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर मैंने बताया था 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आप याद करिए, ये जीभ का अगला भाग, ये जीभ का बीच वाला भाग, ये जीभ का पीछे वाला भाग। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और वह व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हमने क्या कहा था, इसकी परिभाषा भी बताई थी। तो इस कह रहे स्वतंत्र रूप से होता है और यह व्यंजनों की बोलने में सहायता करते हैं, तो ये काम किसका होता है? ये स्वर का काम होता है। किसका काम होता है? स्वर का काम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर देखिए, ये है बड़ी ई, और जबकि छोटी ई क्या है? लघु है। और ये ए और ओ, ए आए, ये क्या है? सजाती वाला वर्ण है, सजाती सजाती स्वर है, ठीक है। और सजाती नहीं है भाई, सजाती नहीं है, एक मिनट, ये सजाती नहीं है, ये विजाती है। ये क्या है? ये विजाती है। क्या है? ये विजाती स्वर है, ठीक है। सजाती में तो ये खुद ही आ जाएंगे, लेकिन ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है। ये क्या है? संयुक्त स्वर भी है, ठीक है। और ये क्या है? सिर्फ बड़ी ई ही क्या है? दीर्घ है, ठीक है। अगला है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में से अंतस्थ व्यंजन हमने आपको बताया था, या, रा, ला और वा। ये तीनों जो चारों होते हैं, ये अंतस्थ कहलाते हैं। अंतस्थ में इन चारों में से कौन है? तो तीसरा ऑप्शन नंबर व, यानी कि 3 आंसर। निम्न अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण मैंने बताया था। अल्प प्राण जानने के लिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। तो इसमें ये दूसरा है, ये तीसरा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा? घोष के लिए मैंने बताया था, एक बताया था आघोष, एक बताया था साघोष। आघोष क्या होता है ये भी जान लीजिए तुरंत। आघोष के बारे में बताया था 12 सा। क्या? 12 सा। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा में मतलब ये तीनों सा क्या होते हैं? आघोष होते हैं। क्या होते हैं? आघोष। अब हमसे पूछ रहा है घोष का एक नाम और होता है, साघोष। एक का नाम क्या होता है? साघोष, ठीक है। तो ये इसमें जो बचा क्या? ये पहला, दूसरा आघोष हो गया, और इसमें तीसरा और चौथा और पांचवा और अंतस्थ, यानी कि या, रा, ला और वा। इसमें से कौन सा? देखिए, इसमें ये कौन सा है? ये जा है, यानी कि चा, छा, जा पहला ही है, तो तीसरा वर्ण क्या है? जा है, तो तीसरा यानी कि हमारा आंसर नंबर पहला ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से औठ व्यंजन कौन सा है? कौन सा है औठ? तो ये होता है, व्यंजन नहीं पूछ रहा, वर्ण पूछ रहा। वर्ण का मतलब वही है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये कंठ है, ये भी कंठ है, ये तालु है, ऊ क्या? ऊ क्या है? ओठ है, ठीक है। अगला, काकल्य वर्ण कौन सा होता है? काकल मैंने बताया था, देखिए क्या? तीनों सा और हा, तीनों सा और हा। इसको मैंने बताया था दंती सा। क्या? दंती सा, या इसे दंत सा भी कहते हैं। इसको बताया था क्या? तालु सा। इसको क्या बताया था?
तालु सा, ठीक है। इसको क्या बताया था, मूर्धन या मूर्धा सा, लेकिन इसको बताया था काकल्य वर्ण। आप पूरी वीडियो पिछली वाली भी देख लीजिएगा। इसको क्या बताए थे, काकल्य वर्ण। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा हमारा काकल्य वर्ण, ठीक है। अगला है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं भैया, दोनों पूछ लिया। अंतस्थ की बात करें तो या, रा, ला और वा कितने हुए, 4। और ऊष्म की बात करें तो तीनों सा और हा कितने हो गए, 4। तो दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 8। यानी कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं। कुल कितने पूछ ले, कुल कितने वर्ण हैं, कुल कितनी ध्वनियाँ हैं, कुल कितने संकेतक चिन्ह हैं, तो कितने हो जाते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52। अगला क्वेश्चन, सभी स्पर्शी व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। सभी स्पर्शी व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। आपको स्पर्शी के लिए आपको मैंने बताया था का वर्ग से पा वर्ग तक, का वर्ग से पा वर्ग तक, या फिर का से मा वर्ण तक, का वर्ण से मा वर्ण तक ही स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या मैंने ऐसा करके बताया था कितनी होती है, 25 होती है। तो देखिए का रा ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रा आ गया, रा तो हमारा अलग इस माँ के बाद ही आता है। या सा दा या भी आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि या कहाँ, माँ के बाद तो ही आता है। तो कह रहे हैं माँ के पहले होना चाहिए। तो का, चा, पा, दा ये 4 ऐसे वर्ण हैं जो माँ के पहले आते हैं, का वर्ग से माँ वर्ण तक आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला, सभी महाप्राण वाला वर्ण है। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुंह से अधिक हवा निकलती, ज्यादा हवा निकलती, उनको महाप्राण कहते हैं। ये इसकी पहचान 2, 4 बताई थी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। दूसरा चौथा देखिए, दूसरा का, खा, चा, छा, टा, ठा, यानी दूसरा पहले ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है वा वर्ण है। हमने बताया था वा वर्ण क्या है, ये या, रा, ला और वा, इनको क्या बताया था, अंतस्थ बताया था। तो ये क्या आ जाएगा, वा पूछ रहा तो ये क्या हो जाएगा, अंतस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतस्थ हो जाएगा। अगला, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इन्हें लीप कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप कहते हैं। हर भाषा की अपनी अपनी लीप होती है। जैसे हिंदी भाषा की कौन सी लीप है, देवनागरी लीप है। वैसे अंग्रेजी भाषा कौन सी लीप है, अंग्रेजी भाषा की रोमन लीप है। ठीक है, अलग अलग भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं। ठीक है, तो पा, फा, बा, भा, मा। अगला क्वेश्चन हमारा पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन है कौन सा, दंत नहीं भाई, ता था दादा वाला होता है, ता वाली लाइन को ता, था, द, ध, ना, ये होता दंत। अब ओठ तो ये होता पा, ये पहली वाली लाइन का मिल गया, पा, फा, बा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तालु की बात करें तो तालु होता है, कौन सा होता है, देखिए जो पहला ये जैसे का वाला देख लो, का ये कंठ वाला क्या होता है, का वर्ग का होता है, का, खा, गा, घा, अंगा। और तालु में होता है चा, छा, जा, झा, इया। ये कौन से वर्ण होते हैं, तालु वर्ण कहलाते हैं, या तालव्य वर्ण भी कहलाते हैं, ये कंठ वर्ण कहलाते हैं। ये होंठ, पा, फा, बा, भा, मा, ये होंठ वर्ण कहलाते हैं, या होंठों से इनका उच्चारण होता है, ये दंत वर्ण कहलाते हैं। एक लाइन और बनती है टा वाली, तो टा, ठा, टा, ठा, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ये इनको कहते हैं मूर्धा या मूर्धन्य भाग। इनका कहाँ से होता है, मूर्धा या मूर्धन भाग से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त। मैंने आपको 4 बताए थे, कौन कौन, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। ये छा का निर्माण बताया था मैंने, क्या छा का निर्माण बताया था, क्या बताया था, का प्लस सा। त्रा का बताया था ता प्लस रा। ज्ञा का बताया था जा प्लस इया। ये हमने इसके क्या बताए थे,
ये इन वर्णों के सहयोग से बनते हैं। सा का बताया था, सा का, सरा का सा प्लस रा, हलंत के साथ, ठीक है, सभी में हलंत रहेगा, ठीक है। ये तो हमारा संयुक्त व्यंजन कौन हो जाएगा, यानी कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म बताया था तीनों सा और हा, तीनों सा और हा पहले ही ऑप्शन में है ये, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक मैंने बताया, देखिए एक वर्ण बताया था लुंठित, एक क्या बताया था लुंठित, एक बताया था पार्श्विक। तो लुंठित क्या बताया था रा, और पार्श्विक क्या बताया था ला। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पार्श्विक, ठीक है। अगला है, टा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो अभी इसके पहले बताया किस है, कौन सी है, ये मूर्धन्य है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य में देखिए, जैसे ये क्या नाम है, कंठ तालव्य, यानी कि कंठ तालव्य की बात कर रहे हैं, कंठ तालव्य, इसको तालु भी बोलते हैं। तो कंठ से होता है आ का, और तालु से होता है ई का। तो आ और ई से मिलकर बनता है क्या, ए। तो क्या हो जाएगा, आ प्लस ई कंठ तालु, इन दोनों से मिलकर बन जाएगा कंठ तालु। ये आ और ई से क्या बनता है, ए बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि कंठ तालु किसका है, कंठ तालव्य किसका है, ए का, ठीक है। तालु भी कहते हैं, कंठ तालव्य भी कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर बताना, बड़ा मतलब बड़ा आ ही है, ये लघु है, ये क्या है, ये हमारे ये संयुक्त स्वर है। अगला, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है, देखिए संयुक्त स्वर में देखिए, हमने बताया था आपको ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या बताए थे, संयुक्त स्वर, इनको संयुक्त स्वर बताए थे, ठीक है। तो इसमें देखिए ये है, ये तीन है, तो इसमें कह रहा है नहीं है, तो ऊ जो है ये क्या है, ये मूल दीर्घ स्वर है। ये क्या है, मूल दीर्घ स्वर है, मूल दीर्घ स्वर है। जबकि ये और ये क्या है, संयुक्त दीर्घ स्वर है। क्या है, संयुक्त दीर्घ स्वर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दंत वर्ण नहीं है? दंत यानी कि दांत जिसका उच्चारण नहीं होता है। तो ता, था, दाधा, ना वाली लाइन तो दंत होती है, तो ता है, तो ये नहीं है, ओ ता। निम्नलिखित में से कौन सा दंत वर्ण नहीं है? तो ता है, ये दा है, ला ये भी है, जबकि या नहीं है, ये या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर दंत व्यंजन कौन सा है? दंत व्यंजन कौन है? तो दंत, ये तो कंठ हो गया, ये तालु हो गया, ये मूर्धा हो गया, ये होठ हो गया, इसमें तो कोई ही नहीं है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है, ये इसमें होना चाहिए था क्या, तालु। क्या होना चाहिए था, तालु। तालु व्यंजन कौन सा है? तो तालु हमारा क्या हो जाता है, ये दूसरा ऑप्शन हो जाता है, ठीक है भाई। अगला, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण में जिनको बोलने में कम समय लगे, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा होता है, तो का और गा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन जिनके नीचे लगा होता क्या, नुक्ता। क्या लगा होता है, नुक्ता। तो इसमें देखिए किसके नीचे लगा है, का और खा के नीचे, तो यानी कि ये का और खा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विक व्यंजन है? देखिए ये व्यंजन क्या, द्विक व्यंजन क्या होते हैं? द्विक व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जब कोई वर्ण लगातार 2 बार आता है। क्या होता है, जब कोई वर्ण लगातार 2 बार, जैसे एक शब्द है बिल्ली, क्या है, बिल्ली, तो बिल्ली में देखिए ला वर्ण 2 बार आया है। एक शब्द जैसे कुत्ता, ता वर्ण कितने बार आया है, 2 बार आया है। देखिए पुणे में तो कोई बार 2 बार नहीं आया, इलाहाबाद में भी कोई वर्ण 2 बार नहीं आया, दिल्ली में 2 बार ला आया है। देखिए दिल्ली में 2 बार ला है, तो ऑप्शन नंबर
3 सही होगा। उस सा में कोई 2 वर्ण लगातार नहीं आया है, ठीक है। अगला, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? कुल स्वरों की संख्या होती है 11। कितने होते हैं? कुल स्वर होते हैं 11, ठीक है। मूलतः स्वर कितने होते हैं? 11। सामान्यतः स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। यहां से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला, छ वर्ण किसके योग से बना है? हमने बताया था छ वर्ण, छ यानी कि छ से किसके बना है? का धन सा, का धन सा, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन है और किसके बना? मिलकर बना है? का और सा से, ठीक है। का और सा से। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर का मतलब क्या है कि ये जीभ के आधार पर पूछ रहे हैं। किसके आधार पर? जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर मैंने बताया था क्या? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर के में अग्र में क्या होता है? ई, और अग्र मध्य में क्या होता है? छोटा वाला सिर्फ आ, और पश्च में बताया था बड़ा वाला। तो बड़ा वाला आ इस किस में है? फर्स्ट वाले ऑप्शन, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग मतलब जैसे ये होता है ना, अंक और आहा, मैंने बताया था ना, आयोगवा। तो विसर्ग देखिए किसमें लगा है? ये इसमें लगा, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। एक होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार, ठीक है। एक होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग, ठीक है। और एक होता है ये इसको बोलते हैं अनुनासिक। एक होता है ये, इसको जिसमें चंद्रबिंदु ऐसे लगा होता है, देखिए ये, इसको बोलते हैं चंद्रबिंदु, ठीक है। थोड़ा सा समझिए, 1 मिनट मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे देखिए ये होता है, इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। एक होता है ये, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। एक होता है ये, इसको बोलते हैं चंद्रबिंदु। क्या बोलते हैं? चंद्रबिंदु। एक होता है सिर्फ ये, इसको बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा इनको, ठीक है। निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है? निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है? तो निम्न में से कौन सा वर्ण? देखिए ये का तो व्यंजन है, खा व्यंजन है, ला व्यंजन है, और ये क्या है? स्वर है। ये क्या है? स्वर है, ठीक है। अगला, भाषा की सबसे लघुत्तम यानी कि छोटी इकाई कौन सी? भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है? वर्ण या फिर ध्वनि। तो इसमें वर्ण है नहीं, इसमें कौन सा ऑप्शन है? ध्वनि है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह कहते हैं। अगला है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा मतलब ये इसका पूछ रहे हैं। जो हिंदी शब्दकोश है, इसका जो किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका जो है का के बाद आता है। का और सा से मिलकर बना है, इसके बाद इसी वजह से क्या आएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, का के बाद आता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर मैंने बताए थे या और, देखिए ये या, रा, ला, वा। वैसे तो इन चारों को अर्धस्वर कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से या और वा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या और वा को। इसको लुंठित, इसको पार्श्विक कहा जाता है। तो इसमें कौन सा वर्ण है? या है, तो यही क्या हो जाएगा? अर्धस्वर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओठ, व्यंजन कौन सा? देखिए इसको करने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। स्पर्श आपको पता होना चाहिए कि स्पर्शी कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। 25 में से आपको पता है घोष कौन कौन से होते हैं? घोष और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? होठ कौन कौन थे? होठ देखिए पा फा होते हैं, पा फा बा भा वाली लाइन के। तो देखिए पा फा बा भा वाली लाइन के, तो ये है नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये था है, ये दा है, ये भा है, तो ये तो तीनों पा वाली लाइन के हैं। लेकिन महाप्राण देखो, पहले महाप्राण कौन होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, तो देखिए कौन सा है? ये दूसरा है, ता था, ये दूसरा है, ये भी हो सकता है। तीसरा ये कौन सा? तीसरा ये तो हो नहीं सका, और ये चौथा, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप कह रहे हैं घोष, घोष के लिए होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। तो ये क्या है? ये दूसरा है, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, भा, ठीक है। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनियां हैं।
मूर्धन ध्वनियाँ कौन है? जैसे टा, ठा, डा, जिनको बोलने में हमारा जो जब हम उच्चारण करते हैं, जब बोलते हैं, जो हमारी जीभ है जहाँ पर बोलते हैं टा, और टा जहाँ टच करती है, जहाँ जीभ जो है जिस भाग को मुंह के टा टच करता है, टा बोलते हैं, तो वही होता है मूर्धन। जैसे टा, जैसे बोले तुरंत जीभ गिरी, बोलने जैसे टा बोलने के पश्चात तुरंत ही हमारी जीभ क्या होती है? गिरती है। टा बोल के देखिएगा, टा, तो ये क्या होता है? वहाँ ही उसी को मूर्धन बोलते हैं। तो इसमें क्या है? टा वाला वर्ग हो जाएगा, टा, ठा, डा, ढा। ठीक है। अगला, किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? कंठ तालु। कंठ तालु मैंने बताया था, तो ए हो जाएगा। कंठ तालु क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। अगला, सावर, सा का उच्चारण स्थान क्या है? सा का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए मैंने 3 सा बताए, एक सा ये हो गया, एक सा ये हो गया, एक सा ये होगा। इसको बोलते हैं तालु सा। इसको क्या बोलते हैं? तालु सा। इसको क्या बोलते हैं? मूर्धा, मूर्धा सा, या कहीं कहीं मूर्धन सा भी मिलता है। ये इसको बोलते हैं दंती सा। कौन सा? दंती सा या दंत सा। तो इसमें क्या पूछ रहा है? तालु, सा पूछ रहा है, कौन सा सा हो जाएगा? ये सा हो जाएगा, तालु सा। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला, सा का उच्चारण स्थान क्या है? सा का क्या है? इस वाले सा का भी आगे बताया, क्या है? दंत है। क्या है? दंत। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला, सा का उच्चारण स्थान क्या है? सा का, सा यानी कि ये मूर्धन है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से प्रश्न चिन्ह कौन सा है? प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन, जैसे आप लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जब क्या कर रहे हो, तो ये ऐसे लगाते हैं ना, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, जो हमारे विराम चिन्ह है, विराम चिन्हों की संख्या श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार, किसके अनुसार? श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार 20 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 20 मानी गई विराम चिन्ह। विराम का मतलब क्या होता है? ठहराव। विराम का मतलब क्या होता है? ठहराव। जब जैसे क्या होता है, कोई काम हम करते हैं, क्या करते हैं? कोई काम करते हैं, काम करते करते हमको लग जाती है थकावट लगने पर हमको थोड़ा सा रुकना होता है, विश्राम करना होता है। तो वैसे ही जब कोई लेखक कोई चीज़ लिख रहा होता है या पढ़ रहा होता है, जब उसके वाक्य पूरा हो जाता है तो उसको विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है, या कहीं थोड़ी देर की रुकने की जरूरत होती है, तो वो थोड़ी देर रुकता है तो एक चिन्ह लगा देता है, उसी को विराम चिन्ह कहा जाता है। तो हिंदी में कुल विराम चिन्ह 20 हैं, जबकि सिर्फ जो एक विराम चिन्ह जो कि हिंदी का है, उसको कहते हैं क्या? पूर्ण विराम। जो पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम, अरे भाई, पूर्ण विराम, जो पूर्ण विराम है, ये इकलौता है जो हिंदी भाषा के, बाकी जो 19 हैं वो अंग्रेजी भाषा के हैं। किस भाषा के हैं? अंग्रेजी भाषा के। ये मेरा मानना नहीं है, ये श्री कामता प्रसाद गुरु जी का मानना है। किसका मानना है? श्री कामता प्रसाद गुरु जी का मानना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे इसी तरह से आपको क्लासें मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो मेरी वीडियो पूरी देखी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।